नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम रीट का जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अनुसार हम मनोविज्ञान का जो टॉपिक है अधिगम उसके टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है, अग्रिम संप्रत्यात्मक प्रतिमान जो है वो उस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? प्रथम ऑप्शन आशुबेल ने, स्कीनर ने, टॉलमैन ने, ये जॉन डेवी ने। तो अग्रिम संप्रत्यात्मक प्रतिमान का विचार जो है वो आशुबेल ने प्रस्तुत किया था। आशुबेल जो है उन्होंने शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। उसी शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है अग्रिम संप्रत्यात्मक प्रतिमान, क्योंकि अग्रिम संप्रत्यात्मक प्रतिमान का उल्लेख करते हुए आशुबेल बताते हैं कि बच्चे को जो पाठ पढ़ाया जाना है या जो चीज़ अधिगमित करानी है या जो जिस विषय वस्तु के बारे में उसको अधिगम कराया जाना है उसका पहले ही थोड़ा संक्षिप्त रूप उसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाए या उसकी संक्षिप्त रूपरेखा उसे पहले ही बता दी जाएगी, तो बच्चा अपने पूर्व ज्ञान से इस नए ज्ञान को जोड़ने में अधिक सरलता महसूस करेगा और उसे सहज ही स्वीकार कर लेगा और उसका अधिगम जो है वो प्रभावपूर्ण होगा। इसलिए उस बच्चे को अग्रिम संप्रत्यय यानी पहले ही उस विषय वस्तु का मॉडल उसके मस्तिष्क में निर्मित कर दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चेनिंग प्रक्रिया का संबंध जो है वो किस अधिगम के किस सिद्धांत से है? चेनिंग प्रक्रिया, तो चेनिंग प्रक्रिया के संबंध किस सिद्धांत से है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो चेनिंग प्रक्रिया का जो संबंध है वो है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत, जो कि स्किनर ने दिया था, B.F. स्किनर ने दिया था। तो चेनिंग प्रक्रिया सबसे पहले होती क्या है और इन्होंने कैसे दिया था? चेनिंग प्रक्रिया का उल्लेख जो है उन्होंने करते हुए स्किनर ने बताया था कि चेनिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें चेन के द्वारा यानी छोटी छोटी अनुक्रियाओं के द्वारा उसे एक पूर्ण अनुक्रिया या पूर्ण अधिगम कराया जाता है। इसका उल्लेख हम आगे भी करेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन आगे भी है। तो चेनिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम बच्चे को छोटी छोटी अनुक्रियाएं करवा के उससे एक पूरी अधिगमित अनुक्रिया करवाई जाती है, जिसमें उसको पुनर्बलन दिया जाता है हर छोटी अनुक्रिया के बाद में, और उसके बाद में पूर्ण रूप से पूर्ण अनुक्रिया होने के बाद में उसे वापस जो है पुनर्बलन दिया जाता है। तो चेनिंग प्रक्रिया का संबंध जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से है। तृतीय क्वेश्चन है कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की अवधारणा जो है वो किसने प्रस्तुत की? तो मैं बता दूं आपको कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की जो अवधारणा है वो वैसे तो पुनर्बलन का सर्वप्रथम प्रयोग या व्याख्या जो है वो थार्नडाइक महोदय ने की थी, और पुनर्बलन का जो प्रयोग है वो थार्नडाइक महोदय ने भी किया था। क्लासिकी अनुबंधन में भी हुआ था, लेकिन क्लासिकी अनुबंधन के अंदर जो कुत्ते की लार टपकती थी वो लार केवल उसको देखने से ही टपक रही थी, बल्कि उसको पुनर्बलन दिया नहीं गया था। उसके बाद में प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया था, लेकिन प्रभाव का जो नियम थार्नडाइक ने दिया था उसमें प्रभाव का मूल्यांकन हुआ था। इसीलिए इसकी पुनर्बलन की शुरुआत जो है थार्नडाइक ने की थी, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की अवधारणा जो है वो स्किनर ने दी थी। सकारात्मक पुनर्बलन वह है जब, क्योंकि पुनर्बलन के द्वारा क्या होता है, किसी भी क्रिया को करने की जो आवृत्ति है वो बढ़ जाती है, यानी कि क्रिया को पुनर्बलन मिलता है, उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, और जो दंड होता है दंड के कारण उस क्रिया की आवृत्ति जो है कम हो जाती है। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन में अंतर यह है कि सकारात्मक में तो उसे पुनर्बलन मतलब उसको अनुक्रिया को करने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है, और नकारात्मक पुनर्बलन में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा पुनर्बलन जिसको हटाने से उस क्रिया की आवृत्ति जो है बढ़ जाती है। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक जो पुनर्बलन है उस अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो स्किनर ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्थ सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत है वो पियाजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या हम मान लें कि 11 से 15 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंतर्दृष्टि अधिगम जो सिद्धांत है वो पियाजे की जो है 2 से 7 वर्ष वाली जो अवस्था है उससे संबंधित है,
क्यों संबंधित है? वैसे तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है पियाजे की, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें से 2 अवस्थाएं होती है, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। अब 4 से 7 वर्ष वाली अवस्था में बच्चे की अंतर्दृष्टि विकसित होती है, जिसमें बच्चा जो है चीज़ों को जो है पूर्ण रूप में देखकर उसे अंश रूप में देखता है। अर्थात जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, मतलब पहले उसे पूर्णाकार रूप में देखेगा और फिर उसको अंशों में विभाजित करेगा। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, या अंतर्दृष्टि उसमें विकसित हो जाती है और वो चीज़ों को जो है अंश रूप में और पूर्ण रूप से अंश रूप में देखने लगता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है पियाजे की 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था के लिए उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किनर का जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, वो पियाजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो हम जानते हैं कि स्किनर का सिद्धांत है, उसका अनुप्रयोग क्या है? स्किनर के सिद्धांत का अनुप्रयोग यह है कि स्किनर ने बताया था कि पहले अनुक्रिया की जाए और उसके बाद में आप उसको पुनर्बलन दीजिए, तो इस प्रकार जो अनुबंधन स्थापित होगा वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा। अब स्किनर के सिद्धांत का अनुप्रयोग था भाषा में, मतलब बच्चे की भाषा विकसित करने के लिए आप उसको पहले मतलब उसको अनुक्रिया करने दें, किसी वस्तु के लिए उसे शब्द को बोलने दें, उसके बाद में उसको वो वस्तु दिखाई जाए, उसे पुनर्बलन दिया जाए। तो भाषा का विकास जो है वो कौन सी अवस्था में होता है? वो जो अवस्था में होता है वो अवस्था भी कौन सी होती है? 2 से 4 वर्ष। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 2 से 7 वर्ष है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 2 से 7 वर्ष होगा, क्योंकि भाषा का विकास 2 से 4 वर्ष में अधिक होता है। पियाजे की जो अवस्था है उसकी अवस्था के अंदर जो संकेत द्वारा या प्रतीकों का प्रयोग करना वो शुरू करता है 2 वर्ष से, और 2 से 4 वर्ष के अंतर्गत। तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है सर्वाधिक उपयोग जो है 2 से 4 वर्ष के लिए उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्किनर ने अपना दूसरा प्रयोग जो है वो किस पे किया था? तो स्किनर ने अपना पहला प्रयोग तो किस पे किया था? स्किनर ने अपना पहला प्रयोग किस पे किया था? आपको पता ही है। और दूसरा प्रयोग जो है स्किनर ने किया था कबूतर पे। तो स्किनर का दूसरा प्रयोग जो किया गया था वो कबूतर पे किया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति के किसी व्यवहार को पसंद किया जाता है या उसे व्यवहार के आधार पर हम पुनर्बलित कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये जो किसी व्यक्ति को व्यवहार को अपन पसंद करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं, तो ये जो चीज़ है इसको हम प्रोत्साहन कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं, फीडबैक कहते हैं या प्रीमेक कहते हैं? तो इसका आंसर होगा उसे हम कहते हैं प्रीमेक। और ये प्रीमेक का नियम जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। और ये प्रीमेक का नियम स्किनर ने दिया था कि यदि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को पसंद करेंगे, उसे पुनर्बलित करेंगे, तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। मतलब उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं, और प्राथमिकता का मतलब होता है प्रीमेक करना। तो ये जो सिद्धांत है वो स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है और इसे हम प्रीमेक का नियम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अंतिम अनुक्रिया, मतलब कौन सी प्रक्रिया है उसमें अंतिम अनुक्रिया को करने के लिए पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रारंभिक जो प्रक्रिया है या प्रारंभिक अनुक्रिया है उसको करने के लिए बाद में प्रशिक्षण दिया जाता है। वो जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? चेनिंग है, शेपिंग है, टोकन इकोनॉमी है या स्कैफोल्डिंग है? तो इसका जो आंसर होगा वो प्रक्रिया है चेनिंग। जैसे कि आप मान लीजिए इसके, चूँकि चेनिंग प्रक्रिया का उल्लेख जो है या चेनिंग प्रक्रिया जो शब्द है उसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। जैसे कि आप मान लीजिए कि भाई ये जो सर्कस होती है उसमें हाथी जो होता है उसको जो जटिल अनुक्रियाएं सिखाई जाती है उसमें पहले उस हाथी को अंतिम अनुक्रिया सिखाई जाएगी, उसके बाद में जो प्रथम अनुक्रिया है उसको सिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रथम अनुक्रिया करने के बाद में उसे पुनर्बलन मिलता है, तो हाथी क्या करेगा कि प्रथम अनुक्रिया ही कर लेगा, क्योंकि पुनर्बलन तो उसी के बाद में मिल रहा है। लेकिन उसको अंतिम अनुक्रिया पहले सिखाई जाती है और फिर धीरे धीरे पुनर्बलन देके प्रथम अनुक्रिया पे लाया जाता है, ताकि वो जब उसे अंतिम अनुक्रिया पे जो पुनर्बलन दिया गया है उसी के अनुसार वो पहले अंतिम अनुक्रिया भी करे। नहीं तो वो केवल प्रथम अनुक्रिया करके और फिर पुनर्बलन की चाह करेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चेनिंग कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है केवल मानसिक रूप से मानचित्र या प्रतिरूप बना करके अधिगम करना, ये कौन सा सिद्धांत कहता है?
तो ये जो सिद्धांत है वो कौन सा है? संप्रत्यात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम या अंतर्दृष्टि अधिगम। तो संप्रत्यात्मक अधिगम तो आप जानते हो टॉलमेन ने दिया था। संज्ञानात्मक अधिगम जो है वो किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। शाब्दिक अधिगम जो आशुबेल ने दिया था, और अंतर्दृष्टि कोहलर ने दिया था, कोहलर, कोपका और वर्दाइमर। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा कि प्रतिरूप बनाकर जो अधिगम किया जाता है वह है संप्रत्यात्मक अधिगम, जो कि टॉलमेन ने दिया जाता है। क्योंकि टॉलमेन ने बताया था कि जो चूहे जो उन्होंने प्रयोग किया था चूहे पे, तो चूहे जो है उस भूल भुलैया में चलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस भूल भुलैया का चित्रण या मानचित्र अपने जो है मस्तिष्क में अपने मन में बना लेते हैं, उसका संप्रत्य बना लेते हैं और उसी हिसाब से सीख जाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रतिमान है उसका विचार जो है टॉलमेन ने प्रतिपादित किया था, और यह संप्रत्यात्मक अधिगम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण निश्चयवाद अधिगम का सिद्धांत जिसके अनुसार विद्यार्थी अपने पर्यावरण में, अपने वातावरण में अधिगम करता है, वह कौन सा है? तो पर्यावरण निश्चयवाद सबसे पहले होता क्या? पर्यावरण निश्चयवाद वह है जिसमें विद्यार्थी की भूमिका नगण्य होती है, और पर्यावरण अर्थात उद्दीपक, जो पर्यावरण की जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनकी भूमिका जो है सर्वाधिक होती है, उसी के अनुसार बच्चा सीखते हैं। इसको हम व्यवहारवाद भी कह सकते हैं। तो इसके अनुसार वातावरण में अधिगम जो करता है वो, तो वातावरण में जो अधिगम कर रहा है या उसके पर्यावरण में जो अधिगम कर रहा है वो कौन सा सिद्धांत है? तो इस सिद्धांत को हम कह सकते हैं, वो जो सिद्धांत है वो क्षेत्रवाद का, कोट लेवेन का सिद्धांत है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार वो सीखता है। तो ये आज के जो है टॉप 10 क्वेश्चन थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये समझ पर आधारित क्वेश्चन थे और ये इनकी परीक्षा में आने की संभावना भी बहुत अच्छी है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पे और भी आगे वीडियो बनाऊं, मतलब और भी अधिगम के और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।